हेलो दोस्तों, नमस्कार। एक बार फिर से आपका स्वागत है मैथ जीएस जोन आपके अपने यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, एक लंबे समय के बाद ये वीडियो आपको मिल रहा है, उसके लिए बहुत बहुत सारी। क्लासरूम को शिफ्ट किया जा रहा था एक नए बोर्ड के साथ। अब आपको रेगुलर वीडियो मिलती रहेंगी हर एक टॉपिक पर, मैथ पर, जीएस पर, साइंस पर, हर एक टॉपिक जो आपकी पढ़ाई के लिए, आपकी डेली लाइफ के लिए इंपॉर्टेंट होंगे। उन सारे टॉपिकों को बहुत ही सरल भाषा में समझा के उस पर वीडियो बनाया जाएगा और आप तक इसको पहुंचाया जाएगा। आपसे बस इतनी रिक्वेस्ट है कि आपको जो वीडियो अच्छी लगती है, जो और लोगों के लिए लाभदायक होती है, उसको अपने दोस्तों से, अपने मित्रों के साथ जरूर शेयर कीजिए, उसको लाइक कीजिए। अगर आपको कुछ पूछना है तो आप कमेंट सेक्शन में हमसे जरूर पूछिएगा। और अगर कोई नए टॉपिक पर आपको वीडियो चाहिए तो आप कमेंट में हमको बताइएगा कि सर इस टॉपिक पे या इस टॉपिक पे हमको एक जानकारी चाहिए, तो मैं उस पर भी एक वीडियो बनाने का प्रयास करूंगा। आप लोग इसको सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, शेयर जरूर कीजिएगा। चलिए आज के मुद्दे पर बात करते हैं। आज हम लोग बात करने वाले हैं, बहुत ही इंटरेस्टेड टॉपिक है हमारा, ग्रेविटेशन। नाम सुना होगा आप लोगों ने। ग्रेविटेशन को हिंदी में कहते हैं गुरुत्वाकर्षण। गुरुत्वाकर्षण आपने क्लास 8th में, क्लास 7th में, क्लास 9th में, 10th में लगभग किताबों में ये चैप्टर दिया जाता है कि ग्रेविटेशन आपने पढ़ा होगा। और कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी इससे क्वेश्चन जरूर आते हैं, न्यूमेरिकल पूछ लिए जाते हैं। मैं आपको इसके बारे में आज पूरा बताने जा रहा हूं इस वीडियो में। लास्ट तक आप अगर देखेंगे वीडियो तो आपको पूरी नॉलेज हो जाएगी कि ग्रेविटेशन में क्या क्या होता है, किस किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उन सभी टाइप के क्वेश्चन पर हम बात करेंगे। चलिए तो सबसे पहले शुरू करते हैं, ग्रेविटेशन क्या होता है। पहला क्वेश्चन हमारे दिमाग में आ जाता है कि ग्रेविटेशन क्या होता है। बच्चों, ग्रेविटेशन को मैंने बताया हिंदी में कहते हैं गुरुत्वाकर्षण। हिंदी मीडियम वाले बच्चे गुरुत्वाकर्षण पढ़े होंगे और इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे उसको ग्रेविटेशन कहते हैं। ये बेटा एक फोर्स होता है, आपने पढ़ा होगा। ग्रेविटेशन एक फोर्स होता है। ये जो पूरा ब्रह्मांड आपको दिखाई दे रहा है, पूरी दुनिया जो आपको दिखाई दे रही है, इस पूरी दुनिया में हर एक पार्टिकल एक दूसरे पार्टिकल को किसी न किसी फोर्स के द्वारा अट्रैक्ट करते हैं। पूरी यूनिवर्स में एक छोटा सा पार्टिकल है, मान लो यहां पर एक दूसरा पार्टिकल है यहां पर, ये दोनों पार्टिकल एक दूसरे को अपनी ओर अट्रैक्ट करते हैं। बहुत ही आराम से समझिएगा, कोई जल्दबाजी नहीं है। इन दिस यूनिवर्स एवरी पार्टिकल इज अट्रैक्टेड टू अनदर पार्टिकल। हर एक बिंदु, हर एक कण दूसरे कण को आकर्षित करता है। आप भी किसी न किसी को आकर्षित करते होंगे, है ना। कोई आपको आकर्षित करता होगा। आप भी तो मैटर से बने हुए हैं ना, आप भी पदार्थ से बने हुए हैं, तो आप भी अट्रैक्ट होते होंगे। सेम चीजें पूरे यूनिवर्स में, ऐसा नहीं है कि आपके ही अंदर अट्रैक्शन है। एक जो धूल का कण है, जो मिट्टी का कण है, या चाहे चांद तारे सितारे हों, सूर्य हो और एक मिट्टी का कण हो, दोनों में वही फोर्स काम करता है। वो फोर्स क्या होता है? ग्रेविटेशन। वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। एक मिट्टी का कण उतने बड़े सूर्य को भी अट्रैक्ट करता है। इस बात को ध्यान दीजिएगा। जैसे बात की जाती है ना कि दो पार्टिकल हैं, दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। आपने 8th में 9th में चैप्टर में एक्टिविटी होती थी, आपने किया होगा कि एक कंघी होती है ना, कंघी को बालों में ऐसे रगड़ दिया जाता है। रगड़ के अगर आप उसको पीस ऑफ पेपर के छोटे छोटे टुकड़े कर लीजिए, उसके पास ले जाइए, तो उस पेपर के टुकड़े को वो अट्रैक्ट करता है। अट्रैक्शन आ गया उसमें ना, एक फोर्स है जो उसको अट्रैक्ट कर रहा है। ये फोर्स जो पैदा हुआ है वो तो आपने कंघी को रगड़ कर किया है, लेकिन कंघी को बिना रगड़े भी कंघी उस पार्टिकल को अपनी ओर अट्रैक्ट करता है। लेकिन उस अट्रैक्शन जो होता है उसमें इतना फोर्स नहीं होता है उसको अपनी ओर खींच सके। लेकिन अगर वही ऑब्जेक्ट बहुत बड़ा हो, मैं आपको एग्जांपल दूंगा। अर्थ, धरती है हमारी, न्यूटन बैठा था, आपने सुना है, पेड़ के नीचे बैठा था, सेब पेड़ से टूटा, जमीन पे गिर गया। न्यूटन ने सोचा उस दिन ना, उसके पहले भी न्यूटन के साथ ऐसी घटनाएं हो चुकी होंगी। क्या न्यूटन पहली बार देखा था सेब पेड़ से टूटा? नहीं, उस दिन वो क्यूरियस हो गया, उस दिन वो जागरूक हो गया। ऐसा क्या, क्यों,
है ना। आप हमेशा तो क्यों नहीं कहते हैं, आपका ध्यान कहीं और रहता है, आपके आसपास की घटनाएं घटित होती रहती हैं, आप उस पर ध्यान नहीं देते हैं, हमेशा आपका ध्यान नहीं जाता है। उस दिन अचानक न्यूटन को क्या हुआ, न्यूटन ने देखा कि ये सेब है, पेड़ पर लटका हुआ है, ये टूटा और गिर गया। न्यूटन ने कहा ऐसा क्यों हो गया, ये सेब टूटा तो नीचे क्यों आ गया, आकाश में क्यों नहीं चला गया। मैंने तो इसको बुलाया नहीं, तुमने भी नहीं बुलाया, तो ये सेब नीचे क्यों आया, ऊपर क्यों नहीं चला गया। तो बाद में फिर वो डिस्कवरी किए, खोज किए, बहुत सारी रिसर्च किए, तो उनको ये पता चला कि धरती के अंदर इसका जो बीच का पार्ट है जिसको कोर कहते हैं, धरती का बिल्कुल सेंटर पॉइंट जो है उसको कोर कहते हैं, केंद्र कहते हैं। केंद्र में एक बल होता है जो बल इस पृथ्वी की चारों तरफ की चीजों को अपने सेंटर की तरफ खींचता है। जैसे आप एग्जांपल लीजिए, एक बॉल ले लीजिए आप और उसके बीच में एक चुंबक रख दीजिए, फिट कर दीजिए, बॉल है और बीच में से काटा और रख के फिर बॉल को चिपका दिया, चुंबक फिट करके बीच में रख दिया आपने। तो वो बॉल क्या करेगी, जो पीस ऑफ आयरन होंगे, आयरन के टुकड़े होंगे, उनको अपने चारों तरफ बॉल पे चिपका के रखेगी। ठीक वैसे ही अर्थ के अंदर, जैसे ये देख लो, ये मान लो अर्थ है, गोलाकार है ना, और कोर कहते हैं बच्चे जो बिल्कुल सेंटर में होता है, इसको कहते हैं कोर। कोर माने सेंटर पार्ट ऑफ द अर्थ। कोर में क्या है पता है, गलित मैग्मा है, मॉल्टेन स्टेट में है, बहुत सारे एलिमेंट्स हैं जो गलित अवस्था में हैं, वो घूम रहे हैं पृथ्वी के चारों तरफ, ऐसे ऐसे ना उनका रोटेशन चल रहा है, वो लगातार घूम रहे हैं बच्चे कोर में, वो रुके हुए नहीं हैं। जो गलित मैग्मा हैं, जो लिक्विड स्टेट में मैग्मा है, वो धरती की कोर में वो राउंड कर रहे हैं। उनके राउंड करने से क्या होता है कि अर्थ में एक मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होती है। अर्थ में एक मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होती है, और ये जो मैग्नेटिक फील्ड होती है यही चुंबक की तरीके से काम करती है, यही अर्थ में सारी चीजों को रोक के रखी हुई है। यही रीजन था कि सेब टूटा था पेड़ से तो धरती पे आया था, क्योंकि अर्थ ने उसको खींच लिया था। आप कभी जब जंप करते हो तो क्या होता है, आप नीचे आ जाते हो, ऊपर क्यों नहीं चले जाते हो, अर्थ आपको खींच रही है, धरती आपको एक फोर्स से अपनी तरफ खींच रही है। तो वो फोर्स क्या है, वो मैग्नेटिक फोर्स है अर्थ का, जिसको ग्रेविटेशनल फोर्स कहते हैं। और वो ग्रेविटेशनल फोर्स सिर्फ अर्थ का ही नहीं है, वो यूनिवर्स के हर पार्टिकल में पाया जाता है। ये जो मेरे हाथ में चौक है, इस चौक में भी वो ग्रेविटेशनल फोर्स है। न्यूटन ने इसको डिफाइन किया है। कैसे डिफाइन किया है आगे हम उस पर बात करेंगे, ग्रेविटेशनल फोर्स को डिफाइन कैसे किया गया है। तो अभी आपने ये देखा कि अर्थ किसी चीज को कैसे अट्रैक्ट करती है। जैसे मान लीजिए, और एग्जांपल मैं आपको दूं और क्लियर अगर करना चाहूं, तो यहां पर जो गैस है, एटमॉस्फेयर है ना हमारा, आयनोस्फीयर, वायुमंडल और सारे मंडल हमारे बने हुए हैं। मंडल में बहुत तरह की गैसें हैं, नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है। ये गैसें अंतरिक्ष में क्यों नहीं चली जाती हैं, आपको सोचना चाहिए ना। आपने सोचा होगा कभी ना कभी कि जो भी गैसें हैं वो गैसें स्पेस में क्यों नहीं चली जाती, आकाश में टहल रही हैं, तो वो वहां टहल क्यों रही हैं, उड़ जाएं, वो चंद्रमा पे चली जाएं, सूर्य के पास चली जाएं, या कहीं बीच में उड़ जाएं। गैसेस तो उड़ती रहती है ना। आप इस कमरे में गैस रखिए, क्या होगा, जब आप कमरे में गैस रखेंगे तो गैस हमेशा आप देखेंगे ऊपर की तरफ भागती हुई चली जाएगी। गैस का तो काम ही है, पार्टिकल दूर दूर होते हैं, वो मूव करने लगती हैं। लेकिन ऐसा क्या है कि अर्थ में गैस रुकी हुई है, बेटा यही है अर्थ का जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, अर्थ का जो मैग्नेटिज्म है, अर्थ का जो ये अट्रैक्शन बल है, ये उस गैस को भी रोके हुए है। ये उस गैस को एटमॉस्फेयर से बाहर नहीं जाने देता है, उस एटमॉस्फेयर में इसने गैस को रोक के रखा है, इसलिए वो गैसेज वहां पर हैं, नहीं तो अब तक कब की वो चली गई होती हैं। इसका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है कि पार्टिकल ऑफ गैस को भी उसने एटमॉस्फेयर में रोक कर रखा है। इतना बड़ा महत्व है इसका। अगर ये जो मैं बता रहा हूं आपको ना, मैग्मा जो घूम रहा है,
चारों तरफ धरती के। अगर ये घूमना भी बंद कर देगा ना तो मैग्नेटिक फोर्स जो जनरेट हो रही है वो जनरेट ही नहीं होगी। और जब मैग्नेटिक फोर्स बनेगी नहीं ना तो कोई चीज यहां स्टेबल नहीं हो पाएगी, गैसें अंतरिक्ष में उड़ जाएंगी, आप जंप करेंगे हवा में तैरेंगे, पेड़ के फल टूटेंगे तो धरती पे नहीं आएंगे, आकाश में भी चले जाएंगे। धरती पे भी आ सकते हैं, आकाश में भी जा सकते हैं, कहीं भी जा सकते हैं, उसका कोई ठिकाना नहीं है। पूरा का पूरा प्रोसेस धरती के अंदर चल रहा है, धरती के कोर में चल रहा है, जिससे हम स्टेबल हुए हैं। ये प्रोसेस था धरती का। गुरुत्वाकर्षण बल सिर्फ धरती के लिए नहीं है, पूरी यूनिवर्स पे काम करता है। इसमें कहा गया था ना कि एवरी पार्टिकल इन द यूनिवर्स इज अट्रैक्टेड टू अनदर पार्टिकल। इसको चलो समझते हैं क्या है, बहुत ही बेसिक रूप से समझेंगे कि जैसे मान लीजिए एक पार्टिकल है, उसका मास m1 है और दूसरा पार्टिकल उसका मास m2 है। दो पार्टिकल की बात करते हैं ना, मैंने कहा था ना कि दो पार्टिकल एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। तो एक पार्टिकल मान लिया हमने कुछ है, दूसरा भी कुछ है, एक का कुछ द्रव्यमान होगा ना, पार्टिकल है तो मास होगा, द्रव्यमान होगा। एक का द्रव्यमान मान लिया हमने m1 है, दूसरे का द्रव्यमान मान लिया हमने m2 है, और इनके बीच की दूरी को हमने मान लिया d है। ठीक, क्लियर? कुछ दूरी पर होंगे ना, चिपके तो होंगे नहीं, चिपके भी होंगे तब भी उनके सेंटर के बीच में कुछ ना कुछ डिस्टेंस होगी। अगर मान लो दो पार्टिकल चिपके हुए हैं ऐसे बगल बगल, क्वेश्चन आ सकता है ना, सब पार्टिकल चिपके होते हैं, मान लो बगल बगल हैं, तो उनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कैसे होगा? तो बेटा इस बात का ध्यान रखना कि इनके सेंटर से सेंटर की जो दूरी होगी वो डिस्टेंस रूप में काम करेगी, है ना, केंद्र से केंद्र की दूरी। तो हमने मान लिया दो पार्टिकल है, एक पार्टिकल है m1 और एक पार्टिकल है m2, दोनों का मास दे दिया और उनके बीच की दूरी d है। तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है, इनके बीच में जो नियम है वो नियम ये है कि इनके बीच में एक फोर्स काम करेगा, दोनों पार्टिकल के बीच में एक फोर्स काम करेगा। वो फोर्स जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है मास ऑफ देयर प्रोडक्ट। दोनों पार्टिकल के मास को मल्टीप्लाई कीजिए, उन मल्टीप्लाई के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा F। अब क्वेश्चन आता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल एक ऐसा साइन होता है बच्चे जिनका रेशियो एक ही अनुपात में बढ़ेगा या घटेगा। अगर मास बढ़ता है तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी क्या होगा? बढ़ जाएगा। अगर मास कम होता है तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डेफिनेटली कम हो जाएगा। माय डियर स्टूडेंट्स, आप इस बात को बहुत ही बखूबी समझ लीजिए कि कोई भी ऑब्जेक्ट जितना ज्यादा बड़ा होगा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन उनके बीच में उतना ज्यादा होगा। अभी ये चौक है और ये पेन है, इनका मास कितना है आपको पता है ना, ग्राम में इनका मास है, तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इनके बीच में क्या होगा? और इसकी तुलना कीजिए आप अर्थ के मास से और मून के मास से। अर्थ है, मून है, और ये चाक है, ये पेन है, इनके मास के अनुसार इनका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा और अर्थ और मून के मास के अनुसार उनका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा। तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन किसका ज्यादा होगा? अर्थ और मून का, डेफिनेटली उनका ज्यादा होगा। और उसमें आप अनुभव करेंगे कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन उनका ज्यादा है। कैसे अनुभव करेंगे? आप देख रहे होंगे ना, चंद्रमा पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगा रहा है। क्यों लगा रहा है चक्कर? रस्सी बांधी है क्या? घुमाई जा रही है क्या? नहीं, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है बच्चे। अर्थ के अंदर इतना स्ट्रांग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है उसके मास की वजह से कि वो चंद्रमा को अपने चारों तरफ घुमा रहा है, उसको स्पेस में नहीं जाने देता है। और चंद्रमा के अंदर भी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है कि वो अर्थ को भी अपनी तरफ खींच के रखता है। इसलिए समुद्र में जो लहरें उठती हैं, जो ज्वार भाटा उठते हैं बड़े बड़े, आप देखते होंगे, वो चंद्रमा का प्रभाव है। चंद्रमा जब सरफेस के बहुत नजदीक आ जाता है, कई बार जो उनका रोटेशन होता है वो बिल्कुल ऐसे सर्कल रूप में नहीं होता है, पैराबोलिक भी हो जाता है, कई जगह पर डिस्टेंस कम हो जाती है, तो वहां पर एक खिंचाव उत्पन्न होता है, तो समुद्र का जो पानी होता है वो ऊपर उठ जाता है, चंद्रमा की तरफ भागता है, इसलिए बड़ी बड़ी लहरें आ जाती हैं। ठीक है, क्लियर है? हमने ये देखा कि जो दो पार्टिकल हैं
अर्थ में या यूनिवर्स में कहीं भी दो पार्टिकल हैं, वो दोनों एक दूसरे को एक फोर्स से अट्रैक्ट करते हैं और वो फोर्स जो होता है उनके प्रोडक्ट ऑफ मास के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। और भी एक बात निकल के यहाँ पर आती है बच्चे कि ये फोर्स जो होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है स्क्वायर डिस्टेंस बिटवीन देम। सर ये क्या है? स्क्वायर डिस्टेंस बिटवीन देम का मतलब उनके बीच की दूरी। ये चौक है, ये पेन है, यहां रख लेते हैं ना। मान लीजिए इनके बीच की दूरी 1 मीटर है, क्लियर? तो वो जो होगा 1/1 मीटर स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। इसका मतलब ये होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल का पहले आप मतलब समझ लीजिए। इनवर्सली प्रोपोर्शनल का ये मतलब होता है कि अगर डिस्टेंस बढ़ेगी तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम हो जाएगा। ये तो जेन्युइन सी बात है, आप खुद ही समझते हैं। इन दोनों के बीच में डिस्टेंस हम जितनी बढ़ाते जाएंगे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन उतना ही कम होता जाएगा। बिल्कुल राइट, ठीक है। और डिस्टेंस जितनी हम कम करते जाएंगे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ता जाएगा। तो उन्होंने बताया कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है स्क्वायर डिस्टेंस बिटवीन देम। उनके बीच की जो डिस्टेंस होती है उसका स्क्वायर करोगे उसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। इसको जब कंबाइन कर दिया जाता है बच्चों तो ये हो जाता है F प्रोपोर्शनल M1 M2 ऊपर हो जाता है, R स्क्वायर नीचे आ जाता है। इसको कंबाइन कर दिया जाता है और जब प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाते हैं हम तो वहां पर क्या लगता है? वहां पर कैपिटल G लिखता है। कैपिटल G क्या है ये भी मैं आपको बता देता हूं। अब यहां पर F है, F इक्वल टू जब लगाएंगे तो कैपिटल G लग जाता है M1 M2 अपान D स्क्वायर। यहां पर ये जो G लिखा हुआ है बच्चे, इसी G को कहते हैं यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक। आपने जरूर सुना होगा यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक। इसी कैपिटल जी का मान फिक्स होता है ना, 6.67 इंटू 10 की पावर -11। वो कैसे होता है मैं उसको बताऊंगा आपको। तो ये होता है F। अब यहां से अगर हमको G की वैल्यू फाइंड करनी हो तो G बराबर क्या होगा, इधर F है। आप ध्यान दीजिए, मैथमेटिक्स फिजिक्स और केमिस्ट्री दोनों जगह काम आती है, बिना मैथ के आप नहीं आगे कर पाएंगे। देखो D यहाँ कहाँ है, D डिवाइड में है। D जब उधर जाएगा तो कहाँ हो जाएगा, मल्टीप्लाई में हो जाएगा, और जो मल्टीप्लाई में थे वो क्या हो जाएंगे, वो डिवाइड में हो जाएंगे। तो G का मान क्या आया, F इंटू डी स्क्वायर अपान M1 एंड M2। क्लियर? इसका मान फिक्स होता है, ठीक। G का मान फिक्स होता है क्योंकि ये नियतांक है, ये कांस्टेंट है, उसका मान फिक्स होता है। तो ये हो गया यूनिवर्सल, इसको कहते हैं लॉ ऑफ यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। लॉ ऑफ यूनिवर्सल ग्रेविटेशन, गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियम हिंदी में कहते हैं ना इसको। गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियम क्लास 9th में है शायद या 10th में है, किसी बुक में चैप्टर है। बोर्ड में 2 नंबर का 3 नंबर क्वेश्चन हर साल इससे पूछा जाता है कि स्टेट द लॉ ऑफ यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, या जी क्या है वो बताइए आप, या फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या है, यूनिवर्सल सार्वत्रिक नियम क्या है। तो आप क्या कहेंगे, इस ब्रह्मांड में प्रत्येक कण एक दूसरे को एक फोर्स से आकर्षित करते हैं और वो फोर्स उन दोनों के द्रव्यमान के समानुपाती होता है, द्रव्यमान के गुणनफल के समानुपाती होता है, और उनके बीच की दूरी के
वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। समानुपाती बच्चे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल को कहते हैं, व्युत्क्रमानुपाती इनवर्सली प्रोपोर्शनल को कहते हैं। तो ये पूरा आपका थियरी थी कि ग्रेविटेशन क्या होता है, कहाँ पे काम करता है, कैसे काम करता है, और जो बोर्ड में क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो ये पूछे जाते हैं। कंपटीशन में भी इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन दो पार्टिकल के बीच में जो होता है वो किस पे डिपेंड करता है ना। कंपटीशन में जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो क्या पूछा जाता है मैं आपको बताता हूं। देखिए, आपको क्वेश्चन ऐसे दे दिया जाएगा, इसका स्क्रीनशॉट आप लोग ले लीजिए, कॉपी पेन अगर हो तो लिख लीजिए, नहीं तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, चलिए अब हम बात करते हैं कि कंपटीशन में किस तरह के इस पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, एग्जाम में कैसे वन लाइनर क्वेश्चन आते हैं इस पे। वन लाइनर क्वेश्चन पे अगर हम लोग देखें तो अभी तक मैंने जो बताया, जो टॉपिक मैंने आपको समझाया वो बस इतना समझाया है कि F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस एंड F इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है स्क्वायर डिस्टेंस बिटवीन देम। तो जैसे क्वेश्चन ये आ गया कि मान लीजिए दो ऑब्जेक्ट हैं, इनके बीच की दूरी को आधा कर दिया गया, ऐसा पूछा जाता है, ऐसा क्वेश्चन पूछा भी गया है कि दो ऑब्जेक्ट के बीच की दूरी को क्या कर दिया गया, हाफ कर दिया गया। ग्रेविटेशन पर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में किस तरह के क्वेश्चन आते हैं, क्वेश्चन आपको पूछ लिया जाएगा कि दो पार्टिकल हैं, दो बॉडीज हैं, अगर उनके बीच की दूरी को आधा कर दिया जाए, उनके बीच की दूरी को आधा कर दिया जाए तो उनके बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा वो कितना गुना रह जाएगा। देखिए, D की बात कर रहे हैं, D को क्या कर दें, D को आधा कर दें। अगर आप D को आधा कर देंगे ये 1/2 हो जाएगा, 1/2 का स्क्वायर हो जाएगा, ये होगा 1/2 का स्क्वायर होता है 1/4, जब ये पलटेगा तो 4/1 हो जाएगा। फोर्स कितना गुना बढ़ जाएगा, फोर्स 4 गुना बढ़ जाएगा आपका। अगर आप दो ऑब्जेक्ट के बीच की डिस्टेंस को आधी कर देंगे तो फोर्स 4 गुना बढ़ जाता है। ये यहां फार्मूले से आता है। अगर आपको फार्मूला पता है कि F = G m1 m2 अपान D स्क्वायर, और D स्क्वायर में है, अगर D जो है वो आधा कर दिया जाता है तो 1/2 का स्क्वायर 1/4 हो जाता है, और 1/4 जब पलटेंगे तो 4/1 हो जाएगा, तो फोर्स 4 गुना बढ़ जाता है। क्लियर। ऐसे ही मास पे पूछ लेंगे, किसी ऑब्जेक्ट का मास डबल हो जाता है तो ऑब्जेक्ट का मास डबल हो जाएगा तो फोर्स भी डबल हो जाएगा, क्योंकि वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है और उसमें स्क्वायर नहीं है। जितना मास बढ़ेगा उतना फोर्स बढ़ जाएगा उसी अनुपात में। लेकिन डिस्टेंस के केस में क्या होता है कि डिस्टेंस अगर आपकी आधी होती है, तो मैंने इसमें बताया है कि डिस्टेंस अगर आधी होती है तो 1/2 का स्क्वायर 1/4 होता है, फोर्स आपका 4 गुना हो जाएगा। नए बिंदु पर समझते हैं, अगर डिस्टेंस टू टाइम्स हो जाती है या 2 गुना हो जाती है, अगर डिस्टेंस आपकी 2 गुना हो जाती है, जैसे ये है ऑब्जेक्ट, इसकी डिस्टेंस 2 गुना हो गई, ये एक ऑब्जेक्ट है और दूसरा ऑब्जेक्ट पेन है, ये पेन है, इन दोनों के बीच में इतनी डिस्टेंस थी, बाद में डिस्टेंस क्या हो गई, बढ़ गई। और जब डिस्टेंस बढ़ गई, 2 गुना हो गई, तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आपको पता है कम होगा, लेकिन एग्जाम में आपसे पूछेगा कितना कम होगा, तो आप कैसे बताएंगे। आपके पास है कि फोर्स जो है इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है 1/d स्क्वायर के, और डिस्टेंस आपकी क्या हुई है, डिस्टेंस आपकी 2 गुना हो गई है, तो 2 का स्क्वायर दैट्स इक्वल टू 1/4। फोर्स कितना हो जाएगा, 1/4 हो जाएगा, 4 गुना कम हो जाएगा। ठीक है, आप फार्मूले पे रखेंगे, आपको पता चल जाएगा कि फोर्स क्या हो गया, फोर्स 4 गुना कम हो गया। ये बात बिल्कुल अपने माइंड में रखिएगा कि अगर दो ऑब्जेक्ट के बीच की डिस्टेंस है
और उस डिस्टेंस को हम आधी कर देंगे तो फोर्स 4 गुना बढ़ जाएगा, और जब डिस्टेंस उसकी 2 गुनी कर देंगे तो फोर्स 4 गुना कम हो जाएगा। हमेशा 2 और 4 गुने का फर्क होता है, क्योंकि वो स्क्वायर में है। अगर स्क्वायर में नहीं होता तो उतना ही बढ़ता उतना ही घटता। ठीक है, क्लियर। ये क्वेश्चन इस पे पूछा जाता है, ग्रेविटेशन पे, इस फार्मूले पे ये क्वेश्चन पूछा जाता है। इसी चैप्टर में ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है, बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा गया है कि अगर मान लीजिए किसी ऑब्जेक्ट का वेट धरती पर 60 किलो है तो चंद्रमा पर कितना किलो का होगा, है ना। तो उसके लिए हमको पता होना चाहिए कि धरती का ग्रेविटेशनल फोर्स चंद्रमा के ग्रेविटेशनल फोर्स का कितना गुना है। ठीक, आगे इस चैप्टर में हम देखेंगे अगली सीरीज में कि कितना गुना होता है, 1/6 होता है, कैसे होता है ये भी मैं आपको बता दूंगा, उसका पूरा डेरिवेशन बताऊंगा कि 1/6 कैसे होता है। वो डेरिवेशन बच्चों बोर्ड के बच्चों के लिए जरूरी है, और डायरेक्ट जो सोल्यूशन है उसका कि 1/6 होता है चंद्रमा का, वो कॉम्पिटिटिव वाले बच्चों के लिए बहुत जरूरी है उसको समझना। ठीक है, जैसे कहा जाता है ये अर्थ है, ये मून है, अर्थ का ग्रेविटेशन, मून का जो ग्रेविटेशन है वो अर्थ का 1/6 होता है। अगर यहां पर आप किसी गेंद को ऐसे जमीन पे मारेंगे, ठीक, तो अगर वो 1 मीटर उछलता है और चंद्रमा पर उसे गेंद को ऐसे जमीन पे पटके तो वो 6 मीटर जाएगा, क्योंकि चंद्रमा उस ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ 6 गुने कम फोर्स से खींचता है। जब वो ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ 6 गुने कम फोर्स से खींचेगा तो 6 गुनी ज्यादा ऊंचाई कवर करेगा। इसलिए जब वहां पे अंतरिक्ष यात्री गए थे, नील आर्मस्ट्रांग जब उस पर उतरे थे तो वो जंप कर रहे थे वहां पे, वहां स्टेबल होना मुश्किल होता है। जैसे आप चल रहे हो, अर्थ पे चल रहे हो, चलते चले गए, मून पे ऐसा पॉसिबल नहीं हो पाता है। मून पे आप चलना मुश्किल हो जाए, क्योंकि मून आपको कम खींचता है। मून की ग्रेविटी अर्थ की ग्रेविटी का 1/6 है। 1/6 का मतलब होता है कि आपको सेंटर की तरफ कम खींच रहा है। आप जंप करेंगे तो हवा में उछलेंगे और बच के नीचे आइए, नहीं गिर पड़ेंगे। पैरासूट आपका जो भी आप लगाए हुए हैं हेलमेट में फूट जाएगा आपका, इसलिए बहुत सावधानी से वहां चलिएगा, कभी जाइएगा चंद्रमा पर। ठीक है, चलिए बढ़िया है। तो ये इसके पीछे का कॉन्सेप्ट था बच्चों कि ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होता है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होता है, अर्थ में ग्रेविटेशनल फोर्स अगर है तो वो क्या है। अगले लेक्चर में हम देखेंगे कि स्मॉल जी का मान क्या होता है, 9.8 होता है, आप जानते हैं, लेकिन क्यों होता है ये हम अगले सीरीज में चर्चा करेंगे। चंद्रमा वाला कॉन्सेप्ट अगले सीरीज में देखेंगे। तो प्लीज आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। कंटिन्यू वीडियो आपको इस पे साइंस, मैथ, जीएस और रीजनिंग की आती रहेंगी। इस वीडियो लेक्चर में हमने बता दिया ग्रेविटेशन क्या होता है और उस फार्मूले से, पर्टिकुलर फार्मूले से किस तरह के क्वेश्चन आते हैं। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया, नमस्कार।